हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ लॉ नॉलेज लर्न समथिंग न्यू विद प्रियंका। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के बारे में। पिछले दो वीडियोस में हमने पढ़ा था हिंदू गार्डियनशिप एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें मैंने सेक्शन 1 और 2 इसलिए नहीं लिखा है बेसिकली क्योंकि वो एप्लीकेशन और स्कोप होता है, तो वो इतना कुछ खास वो नहीं होता। बट सेक्शन 3B से इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारी मेंटेनेंस की डेफिनेशन दी हुई है। मेंटेनेंस किन किन केसेस में मिलता है? पहला, इन ऑल केसेस, सारे केसेस में मिलेगा जहाँ जहाँ पे फूड, क्लोथ, रेजिडेंस, एक्सपेंस और मेंटेनेंस की नीड होगी। दूसरा, इन केस ऑफ अनमैरिड डॉटर, अगर जो डॉटर है वो अनमैरिड है तो उसके रीजनेबल एक्सपेंसेस के लिए मेंटेनेंस दिया जाएगा, प्लस इंसिडेंट टू हर मैरिज, उसके मैरिज के लिए जो जो इंसिडेंट्स लगेंगे उनके लिए भी मेंटेनेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट इज रिक्विजिट फॉर वैलिड मैरिज। वैलिड मैरिज के लिए क्या क्या रिक्विजिट हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, ये हम ऑलरेडी हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं पढ़ा है वो वीडियो, जिसने नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। उसके बाद है पर्सन अडॉप्टिंग हैज़ कैपेसिटी टू अडॉप्ट। मतलब अगर कोई पर्सन अडॉप्ट कर रहा है तो उसकी कैपेसिटी टू अडॉप्ट होनी चाहिए। और कैपेसिटी जो है वो मेल की कैपेसिटी सेक्शन नंबर 7 में दी हुई है और फीमेल की कैपेसिटी सेक्शन नंबर 8 में दी हुई है। जिसमें उन्होंने क्या बोला है कि वो जो पर्सन जो अडॉप्ट कर रहा है वो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, और अगर उसकी हस्बैंड या फिर वाइफ है तो उनकी कंसेंट होनी चाहिए। कंसेंट की नीड कब नहीं है? जब उसने री अनाउंस कर दिया हो वर्ल्ड को, मतलब कि त्याग दिया हो वर्ल्ड और संत महात्मा या फिर ऐसे कुछ बन गए हों, या फिर सीज हिंदू, वो हिंदू नहीं रहे हों, या फिर डिक्लेयर अनसाउंड, उन्होंने खुद को डिक्लेयर करा लिया कि वो अनसाउंड है। सेक्शन नंबर 9 बात कर रहा है पर्सन गिविंग इन अडॉप्शन हैज़ कैपेसिटी। अब कोई पर्सन जो अडॉप्शन में दे रहा है बच्चे को, उसकी क्या कैपेसिटी होनी चाहिए? इफ़ फादर और मदर डेड, अगर माता और पिता की डेथ हो रखी है और वो जिंदा नहीं है तो बाय गार्डियन उनको अडॉप्शन में देगा। और किस कौन से चाइल्ड को दिया जाता है? री अनाउंस चाइल्ड, जिनको री अनाउंस कर दिया, मतलब कोई माता पिता नहीं है उसके और री अनाउंस कर दिया। अबंडेंट चाइल्ड मतलब त्याग दिया है किसी चाइल्ड को, ठीक है। उसके बाद है डिक्लेयर बाय कोर्ट टू बी अनसाउंड, कि उन्होंने कोर्ट से डिक्लेयर करा लिया कि जो इसके पेरेंट्स हैं वो अनसाउंड माइंड के हैं, या फिर पेरेंटेज अननोन, जिसमें हमें नहीं पता कि उस बच्चे के माता पिता कौन है। बेसिकली वो बच्चा जो है वो अनाथ है, तब हम उसको क्या दे सकते हैं? अडॉप्शन में दे सकते हैं। उसके बाद है गार्डियन बाय परमिशन ऑफ कोर्ट। कोर्ट की परमिशन से हम गार्डियन को अपॉइंट करेंगे, जिसमें हम कंसिडर करेंगे माइनर के वेलफेयर को और माइनर की विश को। उसके वेलफेयर और उसकी विश के अकॉर्डिंग ही हम उसको जो है अडॉप्शन में देंगे। इसमें क्या बोला गया है? एक और लाइन बोली गई है, फादर और मदर डज नॉट इंक्लूड स्टेप फादर और स्टेप मदर। फादर और मदर में जो है नेचुरल बायोलॉजिकल फादर और बायोलॉजिकल मदर आते हैं, स्टेप फादर और स्टेप मदर नहीं आते हैं। उसके बाद बात कर रहा है सेक्शन नंबर 10, विच मे बी अडॉप्टेड, मतलब हु मे बी अडॉप्टेड, किसको अडॉप्ट किया जा सकता है? पहला, वो बच्चा जो है वो हिंदू होना चाहिए, नॉट प्री अडॉप्टेड, पहले कभी अडॉप्ट ना किया गया हो, और नॉट बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज, 15 साल से कम नहीं, बिलो नहीं अबव होना चाहिए था, यहाँ पे मैंने गलती से बिलो लिख दिया है। 15 साल की एज से बड़ा नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट इफ कस्टम अलाउ, जब तक कस्टम अलाउ ना करें। उसके बाद सेक्शन नंबर 11 बात कर रहा है अदर कंडीशंस फॉर वैलिड अडॉप्शन। वैलिड अडॉप्शन के लिए अब हमारे पास कुछ और कंडीशंस भी दी हुई हैं, जिसमें क्या दिया हुआ है? अगर हम अडॉप्ट कर रहे हैं, अडॉप्शन ऑफ सन, अगर हम सन को अडॉप्ट कर रहे हैं तो सन नहीं होना चाहिए हमारे पास, कोई सन का सन नहीं होना चाहिए, या फिर सन के सन का सन नहीं होना चाहिए, तभी आप एक सन को अडॉप्ट कर सकते हो। और अगर आप डॉटर को अडॉप्ट करना चाहते हो तो आपकी खुद की कोई डॉटर नहीं होनी चाहिए और आपके सन की कोई डॉटर नहीं होनी चाहिए। नॉट लिविंग एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन, अडॉप्शन के टाइम पर लिविंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है अडॉप्शन बाय फीमेल मदर एंड मेल फादर, मतलब अगर फादर अडॉप्ट कर रहे हैं फीमेल चाइल्ड को, तो वो फीमेल चाइल्ड जो है वो 21 साल छोटी होनी चाहिए अपने फादर से, मतलब फादर की एज जो है वो 21 साल ज़्यादा होनी चाहिए फीमेल से। और सेम चीज़ उसमें दी हुई है मदर में, कि अगर मदर सन को अडॉप्ट करना चाहती हैं तो जो मदर है उनकी एज 21 ईयर्स बड़ी होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू चाइल्ड, मतलब चाइल्ड जो है वो मदर से 21 साल छोटा होना चाहिए, सन। नेक्स्ट इज सेम चाइल्ड कैन नॉट बी अडॉप्टेड बाय 2 और मोर पर्सन, मतलब एक ही बच्चे को 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं।
उसके बाद है अफेक्ट ऑफ एडॉप्शन। अब एडॉप्शन की क्या इफेक्ट पड़ता है? पहला, एडॉप्टेड चाइल्ड एज अ चाइल्ड ऑफ एडॉप्टेड फादर। एडॉप्टेड चाइल्ड को यही माना जाएगा कि वो एडॉप्टेड फादर का ही बच्चा है या एडॉप्टेड मदर का ही बच्चा है। प्रॉपर्टी बिफोर एडॉप्शन कंटिन्यू टू वेस्ट, मतलब एडॉप्शन के पहले जैसे थी प्रॉपर्टी वैसे ही एडॉप्शन के बाद भी रहेगी। फिर सेक्शन नंबर 13 बोल रहा है राइट ऑफ एडॉप्टिव पेरेंट टू डिस्पोज देयर प्रॉपर्टी। तो बच्चों की माइनर की प्रॉपर्टी जो है वो एडॉप्टेड पेरेंट्स डिस्पोज कर सकते हैं, पर वो कब करेंगे? बाय इंटरव्यू, या तो इंटरव्यू के थ्रू या फिर विल के थ्रू। उसके बाद सेक्शन नंबर 14 बात कर रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ एडॉप्टिव मदर की, कि अगर एडॉप्टेड मदर है या एडॉप्टेड फादर है तो उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो पहला, अगर कोई मेल है, हस्बैंड है, उसकी कोई लिविंग वाइफ है और तब उसने एडॉप्शन किया है तो वो कौन बन जाएगी उस बच्चे की? एडॉप्टेड मदर। अगर मोर देन वन वाइफ है, एक हस्बैंड है, उसकी मोर देन वन वाइफ है, एक से ज़्यादा वाइफ है, तो जो फर्स्ट वाइफ होगी वो अडॉप्टेड मदर बन जाएगी और रिमेनिंग वाइफ जो होंगी वो कौन बन जाएंगी? स्टेप मदर। उसके बाद फादर अगर बैचलर था या फिर विडो था और तब उसने बच्चा अडॉप्ट करा और बाद में शादी करी है, एडॉप्शन के बाद में शादी करी है, तो वो जो वाइफ होगी उसकी वो क्या बन जाएगी? स्टेप मदर। सेम चीज़ मदर में भी है कि अगर मदर बैचलर थी और या फिर मदर जो है वो विडोड थी और उसने मैरिज के पहले अडॉप्ट कर रखा था बच्चा और मैरिज बाद में करी है तो वो फादर जो है उसके वो स्टेप फादर बन जाएंगे। और अगर मैरिज के बाद करी है उसने अडॉप्शन तो वो फादर जो है वो क्या होंगे? उसके फादर माने जाएंगे, अडॉप्टेड फादर माने जाएंगे। और अगर मैरिज के पहले कर रखी थी तो स्टेप फादर माने जाएंगे। ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 15, वैलिड अडॉप्शन कैन नॉट बी कैंसल्ड। एक बार अडॉप्शन हो जाए और वो वैलिड होगा तो वो कभी भी कैंसिल नहीं हो सकता है। सेक्शन नंबर 16, प्रिजम्पशन एज टू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रिलेट टू अडॉप्शन। तो प्रिजम्पशन जो है वो हमेशा शेल प्रिज्यूम रहने वाली है और माना जाएगा कि अडॉप्शन जो है वो वैलिड है। सेक्शन नंबर 17 बोल रहा है प्रोहिबिशन ऑन पेमेंट एंड कंसिडरेशन, कि अगर आप अडॉप्शन कर रहे हो तो किसी भी तरीके का कंसिडरेशन या फिर पेमेंट नहीं पे करना है आपको। 6 month ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ प्रोसिक्यूशन विदाउट प्रीवियस सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि अगर कोई पेमेंट दे रहा है या कंसिडरेशन मांग रहा है या दे रहा है तो उसको 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट होगी, फाइन मिलेगा या फिर दोनों भी हो सकते हैं। और प्रोसिक्यूशन जो है वो बिना स्टेट गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के होगा, डायरेक्ट होगा, स्टेट का इंटरवेंशन नहीं लिया जाएगा। फिर बात हो रही है सेक्शन नंबर 18 की, जो कि बात कर रहा है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ की। मेंटेनेंस 3 चीज़ों में डिफाइंड है। एक तो सेक्शन नंबर 18 जिसमें कि वाइफ की बात करी गई है, सेक्शन नंबर 19 जिसमें विडो डॉटर इन लॉ की बात करी गई है और सेक्शन नंबर 20 में बात करी है मेंटेनेंस टू चिल्ड्रन एंड देयर एज्ड पेरेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 18 की। आप वाइफ को कब मेंटेनेंस दोगे? लिविंग सेपरेटली, जब वो अलग अलग रह रहे हो और एंटाइटल है वो मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि हस्बैंड ने क्या करा है? डिजर्शन करा है, क्रुएलिटी करी है, लिविंग विद अदर वाइफ, दूसरी वाइफ के साथ रह रहा है, कीप कॉन्क्यूबाइन रखी हुई है हस्बैंड ने, कन्वर्ट करा लिया खुद को, या फिर जस्टिफाइड अदर ग्राउंड, और कोई ग्राउंड है तो आपको मेंटेनेंस जो है वो वाइफ को देनी पड़ेगी। सेक्शन नंबर 19 में विडो कब एंटाइटल है? विडो डॉटर इन लॉ कब एंटाइटल है मेंटेनेंस के लिए? बाय फादर इन लॉ। विडो डॉटर इन लॉ को कौन देगा मेंटेनेंस? फादर इन लॉ देंगे। और वो कब देंगे? इफ़ शी इज़ अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, जब वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती, अनेबल है। सेकेंड, नो प्रॉपर्टी ऑफ हर ओन, उसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। नो मेंटेनेंस फ्रॉम हस्बैंड, फादर, मदर, एस्टेट, मतलब मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है हस्बैंड से, फादर से या फिर मदर की प्रॉपर्टी से, या फिर मेंटेनेंस उसको ना तो सन से मिल रहा ना डॉटर्स के एस्टेट से मिल रहा है। ठीक है। उसके बाद है सेक्शन नंबर 20 जो कि बात कर रहा है मेंटेनेंस टू चिल्ड्रन एंड एज पेरेंट्स। अगर चिल्ड्रन माइनर है तो लेजिटिमेट हो चाहे इललेजिटिमेट हो, दोनों चिल्ड्रंस को आपको क्या देना पड़ेगा? मेंटेनेंस देना पड़ेगा। उसके बाद है फ्रॉम फादर और मदर, कौन कौन देगा मेंटेनेंस? फादर भी दे सकते हैं और मदर भी दे सकते हैं। पेरेंट्स फ्रॉम मदर, फादर प्लस चिल्ड्रन और स्टेप चिल्ड्रन से भी ले सकते हैं। अगर पेरेंट्स हैं आपके तो पेरेंट्स किससे ले सकते हैं? अपने बच्चों से मेंटेनेंस ले सकते हैं और अपने स्टेप बच्चों से भी मेंटेनेंस ले सकते हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 21 की बात हो रही है जो कि बात कर रहे हैं डिपेंडेंट्स की। डिपेंडेंट्स कौन होते हैं? रिलेटिव होते हैं डिसीज्ड पर्सन के। ठीक है। जो इंसान मर चुका है उसके जो रिलेटिव हैं जो एंटाइटल होंगे
मेंटेनेंस के लिए, वो हमारे सारे डिपेंडेंट्स माने जाते हैं। कौन कौन है इसमें? फर्स्ट है हिज और हर फादर, उसके पापा, हिज और हर मदर, उसकी मम्मी, हिज विडो, उसकी विधवा वाइफ या हस्बैंड जो भी है, इफ़ नो रीमैरी, अगर शादी नहीं करी तो उसको मेंटेनेंस मिलेगा। हिज हर सन, उसका खुद का बेटा, या फिर और इज़ प्री डिसीज्ड सन और प्री डिसीज्ड सन्स सन इफ़ माइनर, मतलब पहले बेटे का बेटा, प्री डिसीज्ड जो बेटा था उसका भी जो बेटा है वो, ठीक है, अगर वो माइनर है तो। उसके बाद बात हो रही है एनी विडो ऑफ हिज सन और प्री डिसीज्ड सन, उसके सन की या फिर प्री डिसीज्ड सन की विडो। और उसके बाद हिज और हर माइनर इलेजिटिमेट सन, उसका खुद का माइनर इलेजिटिमेट सन या फिर डॉटर, अगर वो अनमैरिड हैं तो। हिज हर अनमैरिड डॉटर, उसकी खुद की अनमैरिड डॉटर, या फिर अनमैरिड डॉटर ऑफ प्री डिसीज्ड सन और अनमैरिड डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन और हिज प्री डिसीज्ड सन। हिज विडो डॉटर और इफ़ ही इज़ अनेबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस, उसकी खुद की विडो डॉटर, अगर उसको अपने ससुराल वालों से मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है। तो ये सारे जो लोग हैं, कौन देगा इनको मेंटेनेंस? डिसीज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी से मिलेगा। सेक्शन नंबर 22 बात कर रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स की, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है लीगल हायर और डिपेंडेंट्स आर बाउंड फॉर मेंटेनेंस। लीगल हायर्स जो हैं वो बाउंड है मेंटेनेंस के लिए, एंड इफ़ दे डिड नॉट रिसीव दे कैन गो टू ट्रिब्यूनल। अगर उनको मेंटेनेंस कोई नहीं दे रहा है तो वो ट्रिब्यूनल जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं और अपना राइट जो है वो डिमांड कर सकते हैं। उसके बाद है अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। सेक्शन नंबर 23 में डिसाइड होगा कि कितनी अमाउंट पे करी जाएगी। सेक्शन 24 बात कर रहा है क्लेमेंट टू मेंटेनेंस शुड बी हिंदू, कि जो भी मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है इस एक्ट के अंदर वो पर्सन जो है वो हिंदू होना चाहिए। सेक्शन 25 बोल रहा है अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस मे बी ऑल्टर्ड और चेंज अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। मेंटेनेंस जो है उसकी अमाउंट ऑल्टर भी करी जा सकती है, मतलब बढ़ाई भी जा सकती है, कम भी करी जा सकती है, ठीक है, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग। सेक्शन नंबर 26 है डेट शुड बी पेड फर्स्ट, अगर कोई कर्जा है तो वो पहले पे करा जाएगा। सेक्शन 27 सेज डिपेंडेंट कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज्ड अनटिल द विल इज क्रिएटेड फॉर दैट। डिपेंडेंट जो है वो डिसीज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं जब तक कि विल ना बनी हुई हो। अगर विल बनी हुई होगी तो ही वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं क्लेम कर सकते डिसीज पर्सन की प्रॉपर्टी से। उसके बाद है सेक्शन नंबर 28 जो कि बोल रहे हैं डिपेंडेंट हैज़ द राइट टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम द प्रॉपर्टी, बट इफ द प्रॉपर्टी गेट्स ट्रांसफर्ड देन द डिपेंडेंट कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम दैट ट्रांसफरी। मतलब कि अगर डिपेंडेंट्स का राइट है क्लेम करने का मेंटेनेंस का प्रॉपर्टी से, बट अगर प्रॉपर्टी मान लो कि बेच दी या किसी और को ट्रांसफ़र कर दी, तो जो डिपेंडेंट है उस ट्रांसफरी से जो है वो डिपेंडेंट्स जो है उससे क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस। फॉर एग्जांपल एक्स था, उसने अपनी प्रॉपर्टी वाई को ट्रांसफ़र कर दी और एक्स के डिपेंडेंट्स है ए बी सी डी, ठीक है, और एक्स की हो गई डेथ। अब वाई के पास प्रॉपर्टी है जिसमें से ए बी सी और डी को मेंटेनेंस मिलना था, तो ए बी सी और डी जो है वो वाई के पास जाएंगे और उससे क्लेम कर सकते हैं कि भाई हमें हमारा मेंटेनेंस चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक्स के बारे में डील करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, एंड अगर कुछ चाहिए नोट्स वगैरह तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।